दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए कहानी करते हैं शुरू। जेठानी जी, हमसफर अच्छा हो तो जंगल भी महल लगता है। आप लोगों की हैसियत इस झोपड़ी में रहने के लायक ही है। आप अपने पति के साथ यहाँ आराम से रहिए। मेरे पति की मेहनत की कमाई पर ऐश करने में मेरे घर मत आ जाना। आप लोगों का रहन सहन हमारी सोसाइटी के कभी मैच नहीं करेगा। आप लोगों ने मेरे पति पर कोई एहसान नहीं किया है, वो उनका अधिकार था। उसकी बातें सुन गुंजा स्तब्ध सी रह गई थी, क्योंकि दोनों पति पत्नी ने मिलकर छोटे देवर को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और यहाँ जब देवरानी आई थी तो वह उसका मजाक उड़ा रही थी। आज उसका देवर पढ़ लिखकर डॉक्टर बन चुका था। इसके साथ ही नया फ्लैट, कार, उसकी तो जिंदगी ही बदल गई थी। भैया भाभी उसकी तरक्की से बहुत खुश थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी तो वो लोग उसे ही अपना बेटा मानते थे। शुभम चाहता था कि अब भैया भाभी भी साथ ही रहे, लेकिन उसकी पत्नी सरिता को ये मंजूर नहीं था। इसलिए वो आज अपनी जेठानी को आकर भला बुरा सुना रही थी। गुंजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बहुत दुख हुआ तो उसे खरी खोटी सुनाकर चली गई। उधर शुभम रोज की तरह शाम को घूमते हुए भाभी के घर आया तो गुंजा ने दरवाजा खोला ही नहीं। इस बात से शुभम बड़ा परेशान हो गया कि भाभी ऐसा क्यों कर रही है। काफी देर तक वह दरवाजा पर ही खड़े रहा। फिर घर से बार बार उसे सरिता के फोन आने लगे तो वह घर वापस चला गया। उधर सरिता ने अलग ही अपने पति को भड़का दिया कि आज मैं भी दोपहर में भाभी के घर पर गई थी तो वह हमें कोस रही थी। हमारी तरक्की से उन्हें जलन होती है। शुभम को तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि भैया भाभी ने उनके लिए बहुत कुछ किया था। वह फिर से अगले दिन घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों से पूछने पर पता चला कि वह लोग कहीं बाहर गए हुए हैं। शुभम परेशान हो गया। उसने उन लोगों को कॉल लगाया, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। शुभम अपनी भाभी के मायके पहुंचा तो वहां भी उसे दो टूक जवाब मिल गया कि अब तुम अपनी जिंदगी जियो, उन्हें भी चैन से जीने के लिए अकेला छोड़ दो। शुभम ने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग कहाँ चले गए थे कुछ पता ही नहीं चला। वक्त के साथ शुभम भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया, लेकिन उसे हमेशा भैया भाभी की याद सताती रहती थी। उसे बड़ा दुख होता था कि जब भैया भाभी को उसकी कामयाबी का स्वाद चखना चाहिए था, ऐसे समय पर वह लोग पता नहीं कहाँ चले गए। इधर सरिता बड़ी खुश होती थी कि उन लोगों से छुटकारा मिल गया, वरना वह लोग हमेशा जिंदगी में चुभन बनकर रहते। धीरे धीरे समय बीता। सरिता के जीवन में कहीं कोई कमी नहीं थी। दो बेटों के जन्म ने उसके जीवन की खुशियों में चार चांद लगा दिया था। बच्चे बड़े होते गए, लेकिन शुरुआत से ही दोनों पढ़ाई लिखाई में कुछ खास नहीं थे। तो उन दोनों ने साथ मिलकर एक शॉपिंग मॉल में रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोली। रुपए पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। शुभम ने भी बच्चों को पूरा सपोर्ट दिया। धीरे धीरे उम्र के साथ शुभम बीमार और कमजोर रहने लगा था। अब वह धीरे धीरे घर पर ही रहता था। अब वह अधिकतर समय घर पर ही रहता था। सरिता भी पहले जैसी नहीं रही थी। वक्त के साथ कई रोगों की शिकार हो चुकी थी। वो ढेर सारी दवाइयाँ लेती थी। अब उससे घर गृहस्थी संभाली नहीं जा रही थी, तो उसने दोनों बेटों के लिए अच्छे घर से रिश्ते देखने शुरू किए। बहू चुनते हुए यह नहीं देखा कि लड़की में कितने संस्कार हैं। उसने बस यह देखा कि लड़की के बाप के अकाउंट में रुपए कितने हैं। एक ही मंडप में उसने अपने दोनों बेटों की शादी करवा दी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक ही चला, लेकिन साल भर के अंदर ही शुभम स्वर्ग सिधार गया। सरिता बिल्कुल अकेली सी पड़ गई थी। बेटे और बहुएं तो अपने आप में ही मगन रहते थे। धीरे धीरे समय बीता और बेटे बहू का व्यवहार भी रूखा होता चला गया। इस बीच पता चला कि सरिता को कैंसर हो गया है। अब उसकी जमा पूंजी उसके इलाज में ही खर्च होने लगी। बेटे उसका इलाज नहीं
करवाना चाहते थे। सरिता अकेले ही अपना इलाज करवाते करवाते परेशान हो गई। जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, फिर भी उसकी बीमारी से उसे छुटकारा नहीं मिला, तो उसने अपने बेटे से अपना इलाज करवाने के लिए कहा। तो दोनों बेटों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम लोग आपका इलाज नहीं करवा सकते। तब सरिता को मजबूरन अपना घर बेचना पड़ा। उस पर भी बच्चों ने खूब बवाल किया, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। इलाज तो उसे अपना करवाना ही था। बच्चे घर छोड़कर अपनी अपनी दुनिया में मगन हो गए। सरिता को घर बेचकर जितने भी रुपए मिले थे, धीरे धीरे करके सारे रुपए इलाज में लगते चले गए। वो खुद एक छोटे से किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गई थी। 2 साल के अंदर उसे अपनी बीमारी से तो छुटकारा मिला, लेकिन इसके साथ ही उसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया था। अब वह अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए परेशान हो गई थी। वह सोचने लगी कि ऐसे इलाज करवा कर भी फायदा क्या हुआ। ना तो जिया जा रहा है और ना ही मर पा रही हूँ। अब उसकी उम्र भी हो चली थी। एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसने देखा कि एक बड़े से बंगले में कुक की जगह खाली थी और रहने खाने को मुफ्त मिलता। अब खाना तो वह बना ही सकती थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना वहाँ पर जाकर देखूं। अगर काम मिल गया तो रहने की जगह भी मिल जाएगी। ऐसा सोचकर वह अपने रूम को ताला लगाकर ऑटो पकड़कर उस बंगले की ओर चल पड़ी। बंगले के बाहर वॉचमैन से बातचीत करने के बाद उसने कहा कि आप भीतर की ओर चली जाइए, मैंने मैडम को फोन कर दिया है। जब वह हॉल के अंदर कदम रख रही थी, तभी उसने देखा कि हॉल में सोफे पर गुंजा बैठी हुई नौकर को पानी लाने का आदेश दे रही थी। गुंजा को बंगले की मालकिन के रूप में देखकर वह सन्न सी रह गई। जिस जेठानी को उसने झोपड़ी में रहने का ताना मारा था, उसे इतने बड़े बंगले की मालकिन के रूप में देखकर वह रंग रह गई थी। वह घबराकर पीछे पलटी और बंगले के बाहर निकलने लगी। वॉचमैन कहने लगा, अरे आप मैडम से मिली नहीं? तो वह कहने लगी कि यह बंगला गुंजा मैडम का है ना? तो वॉचमैन कहने लगा, जी हाँ, यह बंगला भी गुंजा मैडम का है और पीछे दूर दूर तक फैला हुआ फार्म हाउस भी उन्हीं का है। वह कहने लगी कि मैं बाद में आऊंगी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। ऐसा कहकर वह तेज कदमों से चलती हुई वहां से निकल गई। बाहर निकलकर हाँफते हुए वह सड़क पर तेज कदमों से चलने लगी कि कहीं गुंजा उसे देख न ले। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सोचने लगी कि मैंने एक समय पर जेठानी जी को कितना कुछ सुनाया था। मैं सोचती थी कि मुझसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। मैं इन लोगों को बहुत गरीब समझती थी, लेकिन आज यह लोग जीवन में कितना आगे बढ़ चुके हैं। उसका मन अफसोस से भर उठा। वह सोचने लगी कि एक समय पर मुझे अपने दौलत का कितना अहंकार था, लेकिन आज मैं अर्श से फर्श पर गिर चुकी हूँ। आज उसे समझ में आ रहा था कि लोग क्यों कहते हैं कि अपने कर्मों का फल यही मिलता है। उधर उसे कभी पता नहीं चलने वाला था कि गुंजा आज इस मुकाम तक कैसे पहुंची। गुंजा ने अपने पति के साथ वह पुराना टूटा फूटा मकान छोड़ दिया था, क्योंकि बात उसके स्वाभिमान को जा लगी थी। वह दोनों मुंबई चले गए थे। मुंबई आकर गुंजा के पति सुमेश एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। गुंजा को भी कुछ करना था। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन खाना बहुत बढ़िया बनाती थी। तो उसने एक ऑफिस के बाहर ही बनारसी चाट बनाकर बेचना शुरू किया। अब उसकी चाट धीरे धीरे मशहूर होने लगी। साथ में वह पानी पूरी भी बेचने लगी थी। धीरे धीरे करके उसने 2 ठेले और लगा लिए और आदमी रख लिए थे, जिससे उसे किराया मिल जाता था। जब 2 साल के बाद उसके पास थोड़ी और जमा पूंजी हो गई, तो उसने अपने बनारसी चाट का ब्रांड नेम बनाया और धीरे धीरे अलग अलग शहरों में उसके रेस्टोरेंट खुल गए। अब उसके पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। उसने अपने पति को भी अपने साथ ही काम में शामिल कर लिया था। यह सब एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि यह सब करते करते उसे 12 साल लग गए थे। अब जबकि उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो फिर से गांव उसे वापस बुलाने लगे। इसलिए उसने लखनऊ के एक गांव में बंगला बनवाया और पीछे फार्म हाउस भी थे। अब वह ऑर्गेनिक सब्जियां उगाती थी। बाकी रेस्टोरेंट वगैरह का काम वह घर से ही देख लिया करती थी। बीच बीच में वह शहर भी चली जाती थी। हर साल तो लाखों रुपए वह अलग अलग स्थानों से में
संस्थानों में दान में ही दे दिया करती थी। आज उसके जीवन में सुख, शांति और सुकून तीनों था। बीच बीच में वह अपनी देवर देवरानी के बारे में भी खबर लेती रहती थी। जब उसे पता चला कि देवरानी अपना आलीशान घर बेचकर कहीं चली गई है तो उसे बड़ा बुरा लगा था। उसने उसे ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह कहीं मिली नहीं थी। और आज संयोग से दोनों आमने सामने आने भी वाली थी, लेकिन सरिता ने ऐसे कर्म किए थे कि उसे अपनी जेठानी के सामने जाते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। गुंजा जब भी अपनी देवरानी के बारे में सोचती थी तो उसे यही लगता था कि अगर उस दिन उसकी देवरानी ने उसका अपमान ना किया होता तो वह आज इस मुकाम तक कभी ना पहुंची होती। इधर सरिता को अपने अहंकार की सजा मिली थी और गुंजा को अपनी मेहनत का फल मिल गया था, और सरिता को अपने किए हुए कर्मों का फल मिल रहा था। और दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।